प्रणाम है आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस इंस्टाग्राम लाइव में। आप देख रहे हैं कृष्णिष्ट मध्य से केतु विज्ञान का प्रसारण। ये कृष्णिष्ट भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं और यहीं से केतु विज्ञान पर बातचीत हर रोज हम कर रहे हैं। और कुछ नागर भैया दिल्ली वाले हमारे साथ जुड़ते हैं इस प्रोग्राम में हर रोज। मैं हूँ निधि कंसल, आपके इस शो की होस्ट। आपको समस्याएं लेकर आती हूँ समाज की, उनकी रेमेडी का सॉल्यूशन हम समझते हैं केतु विज्ञान के माध्यम से, क्योंकि केतु विज्ञान एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन सिस्टम है। हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको केतु विज्ञान में मिल सकता है। तो अब नारी ज्ञान, फीमेल की हेल्थ, फीमेल की मेंटल डिस्टर्बेंसेस, फीमेल के जीवन का लक्ष्य, स्त्री फीमेल लड़की करे तो क्या करे, उसकी लाइफ के अलग अलग फेजेस। शुरुआत में वो अपने आप को संभालती है, उसका प्यूबरिटी पीरियड आता है और उसके बाद उसकी डिज़ायर्स, उसकी एनर्जीज, उसका मेंटल जो भी उसका हिसाब किताब रहता है, कुल मिला के उसकी लाइफ आज एक मेस बनी हुई है, एक मुसीबत बनी हुई है उसके लिए, उसके परिवार के लिए। जहाँ भी वो है वो कष्ट में है। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फैक्ट यही है कि इस समय अगर दुनिया में पूरी ग्लोबली पृथ्वी पर 350 करोड़ महिलाएं हैं, तो वो 350 करोड़ महिलाएं अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, कष्ट में हैं। और इस सिचुएशन को अगर हम ठीक कर सकते हैं तो रेमेडी हमें सिर्फ केतु विज्ञान से मिल सकती है। इसी के संदर्भ में बात करना शुरू करेंगे कुछ नाकर भैया दिल्ली वाले से। आज 5 जून को आइए उन्हें इनवाइट करते हैं इस प्रोग्राम में। नारी ज्ञान ये सिर्फ महिलाओं के जानने के लिए जरूरत नहीं है, पुरुषों के लिए भी जानना समझना ये उतना ही जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। केतु विज्ञान में आज हम बात करने वाले हैं नारी ज्ञान, यानी कि फीमेल की समस्याएं, कि प्रकृति ने उसे किस तरह से बनाया है, उसके जीवन का लक्ष्य और क्या गलतियां या क्या कंफ्यूजन में वो रहती है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ धीरे धीरे एक मैस, एक डिस्टर्बेंस बन जाती है। मेनोपॉज ट्रिगर होने लगा है 30 की एज से। एजिंग की समस्याएं हमेशा से ही फीमेल को डिस्टर्ब करती हैं, फैमिली हो या करियर हो या वर्क लाइफ बैलेंस हो। महिलाओं के लिए अपनी हेल्थ, अपनी लाइफ एक बहुत बड़ी मुसीबत रही है। वाई मैं ही क्यों, इस प्रश्न से बेहतर है कि हम नारी ज्ञान को समझना शुरू करें। तो आज इसी से शुरुआत करते हैं। आप नारी ज्ञान के बारे में किस तरह से शुरुआत करेंगे? आप नारी ज्ञान एक्सपर्ट कहलाते हैं, है क्या ये नारी ज्ञान? और सबसे सीधा सवाल, नारी क्या है? जी हाँ, लोग मुझे नारी ज्ञान एक्सपर्ट कहते हैं। एक्चुअली मेरा प्राइमरीली सब्जेक्ट जो है वो है शुक्राचार्य ज्योतिष, और उसकी ब्रांचेज हैं बहुत सारी। और शुक्राचार्य ज्योतिष जो है वो कुच्छल वेद की देन है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर के समझें तो वेद शब्द तो सबने सुना होगा। वेद शब्द को अगर हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो VED स्पेलिंग है उसकी, और हिंदी में वे और द। तो हिंदी में जो वेद है उसका मतलब है वही विवेचनात्मक दर्शन, यानी वो सिस्टम, वो फिलॉसफी जो कि बहुत सारे डिस्कशंस के बाद फाइनलाइज की गई है।
फॉर्मलाइज की गई है। हर तरह के उसके अंदर बेनिफिट्स, हर तरह के बेनिफिट्स हैं, और कोई भी ऐसी चीज जो किसी को नुकसान दे वो उसके अंदर ना हो। और अगर डाउट हो कि भाई इसमें कोई एक पॉइंट ऐसा है जो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन टॉक अबाउट इट, यू कैन डिबेट इट, यू कैन डिस्कस इट विथ एनीवन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दी कि मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ मेरे को है या उस स्टेटमेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि एक स्टेटमेंट कही जाती है, मैन इज ए सोशल एनिमल, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये स्टेटमेंट वेदों की दी हुई नहीं है, ये मैन मेड स्टेटमेंट है। कैसे बनी, क्या बनी, मुझे नहीं मालूम, पर ये एक स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट वेदों की नहीं है, और इसके ऊपर डिस्कशन कोई करना नहीं चाहता। क्यों करना नहीं चाहता ये मुझे नहीं पता लगा, कि ये तो एक वो मतलब कमाल है कि इस एक स्टेटमेंट, मुर्गी पहले आई या अंडा, इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए एक और स्टेटमेंट दे दी गई, मुर्गी पहले आई या अंडा। तो अब इन दो चीजों में उलझ कर रह गए हम सारे के सारे। तो हमें यही नहीं पता कि पहले आया कौन, और अगर इसके ऊपर हम विवेचना करते, डिस्कशन करते, डिबेट करते, तो हमें 1 मिनट में पता लग जाता है कि अगर मान लो, चलो साइंस कहती है कि मान लो, एज्यूम करो, मैथमेटिक्स पूरा का पूरा साइंटिफिक मैथमेटिक्स है, वो क्या कहता है, चलो ये चीज ठीक नहीं है, हम इसको मान लेते हैं कि एक बार को ठीक है, एंड वी प्रूव दैट इट इज नॉट ठीक, इट इज नॉट करेक्ट। तो हम मान के चलते हैं कि हाइपोथिकेशन लेकर चलते हैं कि ये ठीक है, और फिर हम प्रूव करते हैं कि ये ठीक है या गलत है। तो हमने इसमें ये समझने की कोशिश, जब हमने इस कॉन्सेप्ट को मुर्गी पहले आई या अंडा समझने की कोशिश करी साइंस के एंगल से, तो हमें तो इट वाज ए माइंड बॉगलिंग रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि हमने सोचा चलो मान लेते हैं पहले मुर्गी आई। अगर हमने ये माना कि पहले मुर्गी आई, तो मुर्गी तो बिना मुर्गे के अंडा दे नहीं सकती। मुर्गी अंडा देगी कैसे बिना मुर्गे के? बताओ, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा नेचर का लॉ बता दो जो ये कहता हो कि मुर्गी जो है बिना मुर्गे के अंडा दे सकती है। अश्विनी जी, कल ही आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि फीमेल को मेल की आवश्यकता नहीं है संतान के लिए। मैं ह्यूमन फीमेल की बात कर रही हूँ कम से कम। तो वो अगर हनुमान जी के रुद्र रूप की पूजा करती है तो शी कैन, हनुमान जी मेल नहीं है क्या? बट शी इज डूइंग पूजा। अरे रूल, आप पूरी की पूरी बात समझने की कोशिश करो कि हनुमान जी की पूजा प्रोसीजर है, वो करनी है। प्राइमरीली रूल यही है, लॉ ऑफ नेचर यही है कि बिना मुर्गे के मुर्गी अंडा नहीं दे सकती। फंडामेंटल रूल। तो ये फेल हो गया कि मुर्गी पहले नहीं आई। जो हाइपोथिकेशन हमने लेकर के शुरू किया डिस्कशन, तो 1 मिनट में क्लियर हो गया कि अभी मुर्गी तो आ ही नहीं सकती पहले। तो इसका मतलब पहले अंडा आया। चलो अब मान लेते हैं कि पहले अंडा आया। अगर हम ये मान लेते हैं कि पहले अंडा आया, तो भैया वो किसी काम का है क्या? अंडा बिना मुर्गी के आ नहीं सकता, मुर्गी बिना मुर्गे के अंडा दे नहीं सकती। तो नेचुरली मुर्गा कहाँ से आएगा बिना अंडे के? तो नेचुरल की बात है। तो दिस इज ऑब्वियस कि मुर्गी और अंडे में उलझ कर रह गया हमने कभी उसको साइंस के एंगल से समझने की कोशिश ही नहीं करी। और अगर साइंस के एंगल से समझते तो हमें पता लगता कि पहले तो मुर्गा आया था। बिना
अंडे के मुर्गा कैसे आ गया? क्या? बिना अंडे के मुर्गा कैसे आया? बिना अंडे के मुर्गा कैसे आया? तो यही सवाल तो था ही नहीं ना, ये सवाल में ये डाले ही नहीं ना, हम तो मुर्गी और अंडे में रह गए। अब उसको ये समझना है तो ये समझो कि ब्रह्मा जी कैसे आए, कमल के ऊपर बैठे थे। ब्रह्मा जी से पहले क्या? कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई दाल खराब हो गई एक डिब्बे में, तो उसमें अपने आप से कुछ जीवाणु, कुछ छोटे छोटे कीड़े डेवलप हो जाते हैं उस बंद डिब्बे के अंदर। तो वहां जो कि वो पहले नहीं थे, तो दे गेट कल्टिवेटेड देमसेल्व्स, अपने आप ही वो आ गए और वो जीवित है, वो उड़ रहे हैं या वो चल रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ब्रह्मा जी भी इसी प्रकार से अपने आप आ गए। और देखो यहां पर जो समझने की बात है वो बहुत सिंपल है कि आप एक डेड बॉडी को देखो। अगर आप डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ देते हो बिना उसके संस्कार किए हुए, तो उस बॉडी में कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो कीड़े कहां से आए? उनका जन्म वही हुआ है, करेक्ट। उन्हीं हालातों में नहीं, उनका जन्म हुआ है। जन्म तो वहीं पर हुआ है, पर वो जन्म हुआ कैसे? बिना मुर्गे के, बिना अंडे के। बात यहां पर ये हो रही है। इसका मतलब हवा में उनके अंडे या उनके पहले से मौजूद थे। अब इस बारे में चर्चा करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट है, विजिबल है, उसको तुम कैसे नकार सकते हो। तो इसीलिए कहा है कि मुर्गी और अंडे को छोड़ो, पहले मुर्गा आया, उसको उसके बारे में समझना शुरू करो। क्योंकि जो पहले आया है वही कुछ जानता है आपसे ज्यादा। कहते हैं कि बच्चे आजकल ज्यादा जानते हैं माँ बाप से। ये कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। और अगर ऐसा होता तो बच्चे विवाह के बाद मां से बेटी बात नहीं करती कभी भी, क्योंकि वो कहती मेरी मां को तो कुछ पता ही नहीं है। ये बात उसको विवाह के बाद जब बच्चे होते हैं तब रियलाइज होती है कि अरे मेरी मां ने ये कहा था, मेरी मां ऐसा करा करती थी, मेरी मां ये करती थी। या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी मां को फोन करती है कि मैं ये आ रही है, मैं क्या करूं। तो फिर किसको ज्यादा पता है, जो पहले आया उसको या जो बाद में आया उसको? तो इसलिए पहले मुर्गा आया, तो मुर्गे के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे तो कुछ सीख सकते हो। उस मुर्गे को ढूंढो जो पहले आया, तो वो फिर तुम्हें ज्ञान देगा। वो कहते हैं इसीलिए ग्रैंड पेरेंट्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन पेरेंट्स। बट हियर वन स्टेटमेंट विच किल्ड दिस स्टेटमेंट के मूल से ब्याज प्यारा होता है, उसने इस स्टेटमेंट का के ग्रैंड पेरेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन पेरेंट्स, उसको ही खत्म कर दिया। मतलब समझे कि नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? कि एक्चुअल स्टेटमेंट थी ग्रैंड पेरेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन पेरेंट्स, बट इस स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को एलिमिनेट करने के लिए पॉल्यूट कर दिया, और ये कह करके कि ब्याज प्यारा है मूल से। तो इसका नुकसान कितना हुआ? इसका यही नुकसान हुआ कि हमने मुर्गा ढूंढना छोड़ दिया। और आज तक भी हम लोग सारे के सारे उससे सफर कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बाद ले जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं ले जाना चाहते? साल में एक दिन मनाया जाता है ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, जबकि ग्रैंड पेरेंट्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन पेरेंट्स। दैट इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ। डिजिटल लिविंग का एक
महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। और प्यार प्यारा होता है के चक्कर में ग्रैंड पेरेंट्स ने बच्चों को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया और दूसरे के बच्चों को, उसके बच्चों को भी छोड़ दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। कि ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि हम तो सिखाने को तैयार हैं, पर कोई सीखने हमारे पास आएगा तभी तो। समाज को अपना उधार वापस नहीं करना चाहता कोई, समाज से सब लेना चाहते हैं, समाज को कोई देना नहीं चाहता। जो वानप्रस्थ की लाइफ बताई गई है 51 साल से 54 साल तक की फीमेल्स के लिए और 58 साल तक की, और 60 साल के बाद 60 साल के बाद पुरुषों की। एक्चुअली क्या है कि अब हमें अपना एक हेक्साडेसिमल सिस्टम समझना पड़ेगा, हमें वो समझना पड़ेगा। डिजिटल लिविंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमें अपना टाइम का सिस्टम समझना पड़ेगा। अभी तक जो हम टाइम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसने सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं दिया, तो उन कंफ्यूजन से दूर निकलना पड़ेगा। वर्ष जो है, एक साल जो है वो 375 डेज का होना चाहिए। तो उसके हिसाब से गिनो, तो जब 51 ईयर की फीमेल हो जाती है तो उसको वानप्रस्थ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वानप्रस्थ क्या है? हाँ, वानप्रस्थ तो क्या है? राइट। सो वानप्रस्थ का जो मूल आधार है वो है ग्रैंड पेरेंट्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन पेरेंट्स। वानप्रस्थ का मूल आधार ये है। और वानप्रस्थ में, हाँ जी, 51 की एज में फीमेल को वानप्रस्थ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ग्रैंड पेरेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन पेरेंट्स, बट 51 की एज में कोई भी फीमेल ग्रैंड पेरेंट बनेगी या नहीं बनेगी ये उसकी चॉइस नहीं है, उसके बच्चों की चॉइस है। ग्रैंड पेरेंट हम अपनी चॉइस से नहीं बन सकते, हमारे बच्चों की चॉइस है। यही एग्जैक्टली वानप्रस्थ का मैं वही बता रहा था कि वानप्रस्थ का मतलब होता है ग्रैंड पेरेंट्स नॉट फॉर चिल्ड्रन ऑफ योर चिल्ड्रन। ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स यू आर ए ग्रैंड पेरेंट ऑफ द सोसाइटी वेयर यू आर लिविंग इन, जिनको आज की तारीख में सीनियर सिटीजन क्लब कहा जाता है। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब आप मोहल्ले के ग्रैंड पेरेंट्स हो गए हो। सोसाइटी मतलब आपका वो स्ट्रीट, वो मोहल्ला जहां पर आप रह रहे हो। तो वानप्रस्थ का मतलब है अब आप घर के लिए नहीं हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए हो तो अब आप घर के लिए नहीं हो, अब आपको समाज में अपना उधार चुकाना है। जो आपने समाज से अभी तक लिया उसको वापस करने का समय आ गया है। मीनोपॉज फीमेल्स के अंदर जो ये इंडिकेशन है, ये बता रहा है कि अब तुम्हें अपनी तुमने जो कुछ भी सीखा, अपने मीनोपॉज को ठीक से हैंडल करना सीखा, अब वो उनको बताओ, अपने बच्चों, तुम्हारी जो बेटियां हैं या बहुएं हैं वो उस रास्ते पर चल रही हैं, उनको गाइड कौन करेगा? तो वानप्रस्थ का मतलब, वन और वान में फर्क समझो। वानप्रस्थ कहा गया है कि वान मतलब आप जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के उसमें रह रहे हो, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द एंटायर मोहल्ला। और अभी क्या हो रहा है? ग्रैंड पेरेंट्स आर सिटिंग इन ए सीनियर सिटीजन क्लब एंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए वो क्या कहते हैं उसको, चाइल्ड केयर। इमेजिन, वी आर किलिंग द लाइफ। So all these are pollutions given by your senses. Actually मुर्गा का हमने ढूंढा नहीं, इसीलिए उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं
वो पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करने लग गई सोसाइटी में, और वही पोल्यूशन आज की तारीख में एक सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि हाउ टू रिड्यूस द पोल्यूशन फ्रॉम प्लैनेट अर्थ। शुक्राचार्य ज्योतिष इज द आंसर, केतु विज्ञान is the answer, Rahu Vigyan is the answer, 5-seed naturopathy is the answer, Hexa-seed Ashotherapy is the answer. In fact, today is the day of पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, और इसमें आज एक सुबह कार्यक्रम था, उसमें मैंने एक प्लेज दिया है, एशो प्लेज, कि I will start reducing the pollution contribution by my senses। एक ये प्लेज तैयार की गई है, लेनी की आज से शुरू किया गया है, और फर्स्ट प्लेज आई हैव टेकन। अश्विनी जी, हमारी सेंसेस से पॉल्यूशन नहीं होता है, हमारी ब्रीदिंग से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। दैट इज द पॉल्यूशन वी जनरेट। No. Our senses do not No, generate no, the no, pollution. no, no, no. When your anger, you release through your eyes, you release through your tongue. And that anger is carrying what? All pollution. That is what the problem is, that since we didn't bother about the locating the murga and got stuck in murgi and anda, so we never knew that our senses are contributing pollution. Maximum pollution is contributed by nose, then your eyes, your tongue, your skin. Your skin is contributing pollution. So all these pollutions contribution, or female has 6 senses. Imagine how much pollution she would be contributing. तो इसलिए आज प्लेज लेनी चाहिए सबको। आपके चैनल के माध्यम से मैं सजेस्ट करूंगा, ईच एंड एवरी पर्सन, ह्यूमन बीइंग, शुड टेक ए प्लेज दैट आई विल नॉट कंट्रीब्यूट pollution from my senses, or that is not practically possible actually. So the pledge is that I will start reducing the contribution of pollution from my senses. This is called ASHO pledge. जी, ये एशो प्लेज, ये मैं भी लेती हूँ और अपने सारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपील करती हूँ फॉर प्लैनेट अर्थ, फॉर आवर यूनिवर्स, कि मैं अपनी सेंसेस से जो पोल्यूशन कंट्रीब्यूट होता है वो मिनिमाइज करने का एफर्ट करेंगे थ्रू ऑल द प्रोसीजर्स एंड सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज। वो पोल्यूशन हमें मिनिमाइज करना है, और ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पोल्यूशन के लिए, और हम सब अपनी अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें फॉर प्लैनेट अर्थ। तो अश्विनी जी, बात हो रही थी नारी ज्ञान की, और शुरुआत हुई मुर्गी पहले आई या अंडा, तो कंक्लूजन ये निकला कि मुर्गा पहले आया। ओके, लेकिन प्रश्न वही का वही रह गया, नारी क्या है? क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिलता, तब तक एटलीस्ट फीमेल कैन नॉट मिनिमाइज हर पोजीशन, जब तक उसे पता ही नहीं है कि वो क्या है। जी, नारी ज्ञान is absolutely reducing the contribution caused by the sixth sense of the pollution caused by the sixth sense of the female. That is exactly the Nari Gyan. That how to reduce contribution to the pollution by my sixth sense is the Nari Gyan.
जी क्या हर फीमेल 6 सेंस से पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करती है? फीमेल का जो साइकिल होता है, मंथली साइकिल, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। उसमें से भी जो आ रहा है हम उसको पॉल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे। fundamentally when we have agreed that our senses are contributing to the pollution, so obviously sixth sense also must be contributing. So the Nari Gyan actually is the knowledge which conveys that you are contributing pollution through your sixth sense also, and what is the kind of pollution you are contributing, how it is getting contributed, what is responsible for that, and how do I reduce that pollution. That is the key, because that pollution only is responsible for all problems of the pregnancy period. Only that pollution is causing breast cancer, that pollution is causing uterus cancer, that pollution is causing gallbladder cancer. In fact, that pollution is responsible for diabetes also in females. Yeah, जी यानी कि जो फीमेल की 6th सेंस से पॉल्यूशन आता है, उसकी वजह से ही फीमेल की इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, और स्पेशली कैंसर और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स। और फीमेल हैज टू अंडरस्टैंड एंड यूज द नारी ज्ञान टू स्टॉप, टू मिनिमाइज दिस पॉल्यूशन। इसको पूरी तरह से जीरो तो नहीं किया जा सकता है, मिनिमाइज, यू हैव टू रिड्यूस दैट पॉल्यूशन। अश्विनी जी, एक तो हो गया फिजिकल पॉल्यूशन, जिसको हम एक्सक्रीटा भी कह सकते हैं, वेस्ट ऑफ आवर बॉडी भी कह सकते हैं, लेकिन आप सारी ही बीमारियों को उस कैटेगरी में रख रहे हैं, जैसे डायबिटीज। समझा नहीं मैं क्या बोला आपने? आपने कहा कि फीमेल की सारी बीमारियां, जैसे गॉल ब्लैडर में कैंसर हुआ या उसकी किडनी में भी इन्फेक्शन है, तो ये डायरेक्टली उसके नहीं, ओनली प्रेगनेंसी रिलेटेड आई सेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड। एंड डायबिटीज ऑफ फीमेल, क्योंकि डायबिटीज हमारी डायबिटीज, हाँ डायबिटीज, या ओनली डायबिटीज आई टुक द नेम। मेल कम्युनिटी मे बी बीपी ऑल्सो, मे बी ब्लड प्रेशर ऑल्सो, जी मे बी ब्लड प्रेशर ऑल्सो। मेल कम्युनिटी में, पुरुषों में जो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए भी क्या फीमेल की 6th सेंस का निकला हुआ पॉल्यूशन रिस्पॉन्स? नहीं, वो तो मेल की अपनी भी तो 5 सेंसेस है। Pollution is, see, the fundamental is that pollution is contributed by senses. That is the key statement. So जिसके बाद जितनी ज्यादा सेंसेस है, वो उतना ज्यादा पोल्यूशन करेगा। तो हमें सिर्फ उसको जीरो एमिशन की तरफ लेकर चलना है, यानी मिनिमाइज करना है। The pledge is that I will reduce the contribution. Yeah. अश्विनी जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि फीमेल के पास सेंसेस हैं, एनर्जीज हैं, उसके पास मेंटल वेल्थ ज्यादा है, वो सोच सकती है, समझ सकती है, और स्कूल में देखें हम, ऑफिस में देखें हम, शी हैज मोर स्ट्रेंथ। वो जो कहती है वो अपनी बात मनवा पाती है पुरुषों से, पूरी टीम से। शी कैन बी अ लीडर, ये हम देखते हैं। लेकिन फीमेल की लाइफ का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर आज तक दिया नहीं गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो इसलिए बनाया था कि वो बच्चे पैदा करेगी, पर वो बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। तो वो है क्या? आई मीन, व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ व्हाटएवर शी हैज? See, the key is
that female is she has so much of capabilities. Unfortunately, the capabilities are usable by male. So that is why it is said that the couple forms the foundation of society. सभ्य समाज कपल ही बना सकता है. उसकी कैपेबिलिटीज मेल के द्वारा यूज की जा सकती हैं. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? अगर एक फीमेल किसी मेल के साथ नहीं रहती, जैसे हम सीता जी का भी एग्जाम्पल लें, तो शी हैजंट लिव हर लाइफ फॉर सीता जी का हम एग्जाम्पल लें तो वो राम जी की पत्नी तो थी, लेकिन राम जी के साथ वो बहुत समय तक नहीं रही. तो इसका क्या मतलब हुआ कि फीमेल की कैपेबिलिटी मेल यूज करेगा? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अरे मेल यूज करेगा नहीं, वो सिस्टम ऐसा बनाया गया है प्रकृति द्वारा या क्रिएटर द्वारा, उसने सिस्टम ऐसा बनाया है. सी इमेजिन के एक लाइब्रेरी है. अब लाइब्रेरी किसी काम की है क्या जब तक उसमें कोई जाएगा नहीं? दैट्स इट. शी हैज all Ashwanidhi 9 times higher than male, but she doesn't know how to use it, where to use it, what to do with it. So they started talking about gender equality, that we don't want 9 times higher Ashwanidhi. So they started reducing it, and their suffering is increased multifold. बात हो रही थी नारी ज्ञान के बारे में. बात हो रही थी कि फीमेल एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में अगर कोई जाएगा नहीं तो वो लाइब्रेरी यूज नहीं हो पाएगी. क्या हम इसका मतलब ये समझें कि फीमेल लड़की, एक ह्यूमन फीमेल, अगर विवाह नहीं करती है या किसी पुरुष के साथ युगलता में नहीं आती है तो उसका जीवन अधूरा रह जाएगा या उसकी लाइफ का पर्पस पूरा नहीं होगा? क्या इसका मतलब ये है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह समझने वाली है कि लाइफ का पर्पस तो अपने आप बनाना पड़ता है कि मैं जो है लाइफ में क्या चाहता हूं या चाहती हूं. तो लाइफ का पर्पस तो हर एक को अपना अपना बनाना पड़ता है. तो इसमें अब फीमेल की मर्जी है कि वो अपना लाइफ का पर्पस क्या बनाती है और उसके हिसाब से काम करते हैं. अब जैसे अभी तुमने एक एग्जांपल लिया कि मान लो कोई लड़की है और वो विवाह नहीं करती है, शादी नहीं करती है, पुरुष के साथ नहीं कांटेक्ट में आती है, तो क्या वो जीवन चला? भाई इसको आप इस तरीके से समझो ना कि मान लो किसी लड़की ने विवाह कर लिया और बाई चांस उस हस्बैंड की डेथ हो गई इंस्टेंटली. ऐसे किस्से आते हैं जो अगर फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट कई बार आती है कि मैरिज हुई, फेरे हुए, 7 फेरे हुए और लड़का गिर के मर गया. तो अब इस केस में क्या होगा? तो इसलिए इट इज नॉट कनेक्टेड विद द मेल पर्पस ऑफ लाइफ. स्टिल शी कैन हैव वट एवर पर्पस शी वॉन्ट्स टू हैव फॉर लाइफ. यहां पर अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कपलेट गिवन बाय कबीर. कबीर का कपलेट समझो. मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए, गुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला ना कोई. तो फीमेल गुरु बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? प्रीचर बन सकती है, बहुत अच्छी प्रीचर बन सकती है. कर तो वो बहुत कुछ सकती है, लेकिन हम प्रकृति के एंगल से समझते हैं. तो आपने आज ये बताया कि फीमेल एक लाइब्रेरी की तरह है. एक लाइब्रेरी, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने एक लाइब्रेरी, तो एक एग्जांपल दिया. मान लो एक लाइब्रेरी है, तो अगर वहां पर कोई जाएगा नहीं तो उसको यूज क्या है? फीमेल एक लाइब्रेरी थोड़ी है. मैंने ये कब कहा? लाइब्रेरी में तो किताबें रखी होती है, फीमेल में तो किताबें कहाँ रखी है? उसमें ज्ञान थोड़ी है. फीमेल की ऐश्वर्यनिधि हायर है तो वो जल्दी सीख सकती है, अच्छा परफॉर्म कर सकती है, पर क्या परफॉर्म करना है ये उसको कौन बताएगा? अगेन
मुर्गी या अंडे वाली बात समझो कि मुर्गा नहीं होगा तो उसको, मुर्गी को अंडा कौन लाकर दे, कैसे आएगा मुर्गी के पास अंडा? मुर्गी मतलब लड़की की ऐशोनिधि 9 टाइम्स हायर है, मेंटल वेल्थ, और उसका वो करे क्या? फीमेल को 6 सेंस दी गई है, उस 6 सेंस का वो करे क्या? और सारी फीमेल को 6 सेंस दी हुई है। इसीलिए तो एक परंपरा ये बन गई भारतीय समाज में कि फीमेल की शादी करा दो, उसके 2 3 4 10 बच्चे हो जाएं तो वो उनमें अपनी एनर्जी को यूज कर लेगी, अपनी 6th सेंस को यूज करेगी, अपनी ऐशोनिधि को यूज करेगी और बच्चे पालेगी। बट ये बच्चे पालने की मशीन या बच्चे पैदा करने की मशीन तो वो नहीं है, ये एक फैक्ट है। तो फीमेल यानी कि आप जो मैं आपकी बात से समझ पा रही हूँ कि कोई पुरुष ही उसको गाइड कर सकता है कि हाउ यू आर सपोज टू यूज वट एवर यू हैव। That is the key. That because each female has 6 sense, so how can a female guide to a female? इमेजिन कि उसको हायर ऐशोनिधि है तो उसका करना क्या है? हायर लर्निंग एफिशिएंसी है, पर सीखना क्या है ये कौन बताएगा? मुर्गी को अंडा देना है तो उसके लिए उसको मुर्गे के पास जाना है, तो मुर्गी को, वो कहते हैं ना कि एक अकेली लड़की आदमी लड़के के साथ चली जाती है शादी के बाद। क्यों? क्योंकि मुर्गी को ही अंडा लेना है तो मुर्गे के पास जाना पड़ेगा, ये मुर्गी की मजबूरी है। यानी कि अगर मुर्गी को अंडा लेना है तब तो वो शादी करे और मुर्गे के साथ चली जाए, लेकिन अगर वो चाहती है कि वो सब कुछ अपनी लाइफ का यूज करे, जो भी कुछ उसको मिला है 6th सेंस, हायर ऐशोनिधि एंड लर्निंग एफिशिएंसी, तो वो किसी मेल से गाइडेंस ले कि मैं क्या करना है, मुझे आई मीन मैं किस डायरेक्शन में जाऊं। नहीं, पुरुष यूज करता, मैंने बताया कि फीमेल की ऐशोनिधि और हायर ऐशोनिधि या 6 सेंस ओनली पुरुष कैन यूज। आई सेड दिस, ओनली मेल एज अ हस्बैंड, ओनली पुरुष पति के रूप में यूज कर सकता है। ये तो रिलेशन जो मर्जी जोड़ो, रिलेशन जो मर्जी जोड़ो, मैं रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैंने पुरुष हैंडल कर, पुरुष यूज कर सकता है, मैंने ये कहा कि एक बेटा माँ की 6th सेंस को यूज कर सकता है, करता ही है। तभी तो बच्चे लड़के जो है ज्यादातर माँ के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहते हैं? करते ही है, चॉइस ही नहीं है ना, मेल के पास अपने पास तो है नहीं, तो वो उसको, और उसको कोई काम करना है तो उसके लिए उसको चाहिए ही चाहिए एडिशनल ऐशोनिधि या 6 सेंस या जो भी चाहिए। बेसिकली फीमेल को ये समझना है, नारी ज्ञान अगर वो यूज करना चाहती है और क्या उससे कोई पुरुष फीमेल की 6th सेंस यूज कर पा रहा है, तो क्या इससे फीमेल का जो पोल्यूशन निकलता है 6th सेंस से वो भी मिनिमाइज हो सकता है? नेचुरली ऑल सेंसेस की प्रॉब्लम यही है ना, एक्चुअली होता क्या है, 6 सेंस की वजह से बाकी 5 सेंसेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि 6 सेंस इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज केपेबल ऑफ डिस्टर्बिंग ऑल द 5 सेंसेस। तो पोल्यूशन कितना गुना बढ़ गया। प्रॉब्लम 6 सेंस की थी, कमी 6 सेंस में थी, और क्रोध आया, आंखों ने निकाल दिया, जबान ने निकाल दिया।
आई मीन फीमेल अगर अपने पोल्यूशन को मिनिमाइज करना चाहती है तो फिर वो क्या करे? आई मीन उसके लिए क्या रास्ता है? उसके लिए वही ना बताया तो, कि उसके लिए पहले तो पता करें कि पोल्यूशन है किस वजह से। अब उसको वो कह रही है कि मेरी सिक्स सेंस की वजह से पोल्यूशन है, उसको कैसे पता लगा? वो तो डायग्नोस कराओगे तभी पता लगेगा ना। तो जो पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या जो पोल्यूशन कौन सी सेंस क्या कर रही है, पोल्यूशन कहां से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, वो सब चीजें तो डायग्नोस करानी पड़ेंगी। तो वो राउ डायग्नोस्टिक सिस्टम इसीलिए तो है, दैट डायग्नोस कराने पॉसिबल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डायग्नोस्टिक इज पॉसिबल एंड रेमेडीज आर अवेलेबल, इट इज योर चॉइस, यू हैव टू यूज इट। जी। तो तीन बातें फीमेल के लिए समझनी जरूरी है जो आज के इस प्रोग्राम से मैं डिराइव कर पाई हूँ। वन, ना मुर्गी पहले आई है ना अंडा, सबसे पहले मुर्गा आया है तो उसे ज्यादा पता है। फीमेल की सिक्स्थ सेंस की वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा जनरेट होता है और उसी की वजह से उसकी बाकी पांचों सेंसेस भी डिस्टर्ब, तो उसे उस पोल्यूशन को मिनिमाइज रखना है। मेल कैन यूज whatever she has, sixth sense, learning efficiency, जो भी कुछ उसके पास है वो पुरुष यूज कर सकता है। तो इसलिए ही शायद ये परंपरा रही होगी कि फीमेल शादी करेगी, परिवार बनाएगी और शी विल हैव अ टीम, उसके पास लोग होंगे जिनके बीच में शी कैन हैव अ गुड लाइफ। तो पुट टुगेदर ये बात हमें समझ आती है, लेकिन आज का जो कंटेक्स्ट है, जो आज का एनवायरनमेंट है, हम यूएस में देखें या भारत में, हम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। फीमेल को पढ़ाया लिखाया जाता है और उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की सलाह दी जाती है। वो हो तो जाती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जॉब करती है, अपना काम करती है, नहीं होती। एक रूल है यहाँ पर, फंडामेंटल रूल है कि मेल की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, व्हेन ही इज 3 years ओल्ड, गर्भकाल के बाद वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है मेल, और फीमेल कभी भी नहीं होती होल लाइफ। चाहे वो कितना ही पैसा कमा ले, वो पैसे से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्या है उसको पता ही नहीं है, और वो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती फाइनेंशियली। ये फंडामेंटल रूल है, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, कि फीमेल फंडामेंटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, और मेल 3 साल का होता है तभी हो जाता है। जी। फीमेल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, ये बात आपकी समझ में मुश्किल से आती है, क्योंकि शी कैन हैव अ गुड सैलरी, शी कैन अर्न मनी फॉर हर सेल्फ, और ऐसा लड़कियां कर रही हैं, अपने मकान का किराया देती हैं या अपने लिए मकान खरीद भी पाती हैं, अपने लिए रोटी भी कमा पाती हैं, तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही तो है। ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस इसको कहते हैं क्या? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस कहते हैं कि रोटी खाने की जरूरत ना पड़े, नेचुरली। क्योंकि सबसे पहले आप, अच्छा पैसा आप सबसे पहले किसके लिए कमाओगे, मकान के लिए या रोटी के लिए? फिर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो रोटी खाने की जरूरत तो है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे संसाधन रहे कि हम अपने लिए रोटी अरेंज कर पाए, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दैट इज व्हाट आई सेड ना, कि फीमेल कैन नेवर गेट दिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मेल कैन गेट। She gets this financial independence. Female at least भूखी नहीं सोती है when she is earning well. She can have good food for her. अपने लिए वो रोटी अरेंज कर पाती है। हम कामकाजी महिलाओं को देखें, वो जब पैसे कमाती हैं तो कम से कम अपने लिए खाना तो खरीद पाती है। अगर ऐसा होता तो आज की तारीख में फीमेल सफर तो नहीं कर रही होती। एटलीस्ट आज की तारीख में सारी फीमेल जो है जॉब कर लेती हैं, पढ़ी लिखी है, वो सफर नहीं कर रही होती। मेरा यही प्रश्न
प्रश्न था कि ग्लिच कहाँ है, यहाँ पे लूप होल कहाँ रह गया। सिखाया गया महिलाओं को कि आप आत्मनिर्भर बनिए, अपने पैसे कमाइए और अपनी जिंदगी अच्छे से जिए अपने मन मुताबिक जिए। लड़कियों ने ये करना शुरू किया, लेकिन वो प्रसन्न नहीं है, उनकी लाइफ बहुत खराब है। कहाँ कमी है, प्रश्न ये है। क्योंकि हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब समझ लिया कि हमारे पास मकान है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास 5 स्टार होटल है, हमारे पास, पर खा नहीं सकते। वो कहा जाता है, अंबानी के बारे में कहा जाता है कि वो खाने के वक्त वो सूखा फुल्का खाते हैं, घी भी नहीं लगाते उस फुल्के पर। तो फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो, क्योंकि उसको तो 3 साल का था तभी मिल गई थी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेल गेट्स एट द एज ऑफ 3, इंक्लूडिंग 9 months in the womb, और फीमेल को कभी नहीं मिलती, मिल ही नहीं सकती उसको, चाहे कुछ भी कर ले वो। तो उस नेट से, उस जाल से बाहर निकलना पड़ेगा उसको। अगर अपने आप को हेल्दी, स्वस्थ रखना चाहती है, पोल्यूशन में 0 कंट्रीब्यूट करना चाहती है, तो उसको इस जाल से बाहर निकलना है। उसको ये समझना होगा, शी कैन नेवर गेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन हर लाइफ, नेवर एवर। Why would she study? Why would she get education? Why would she work? वो फिर करेगी क्यों ये सब जो कर रही है? यही तो कह रहा हूं ना, वो कर क्यों रही है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही तो प्रॉब्लम है कि वो समझ ही नहीं पा रही कि वो पोल्यूशन कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। जब सारी सेंसेस पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करती है, ये बात एस्टेब्लिश हो गई, तो फीमेल हैज 6 सेंसेस, तो शी ऑब्वियसली इज कंट्रीब्यूटिंग मच मोर देन द मेल। तो ये बात सीखनी चाहिए थी कि भैया सेंसेस पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करती हैं, मेरे पास 6 सेंसेस हैं, तो वो पोल्यूशन कितना कंट्रीब्यूट कर रही होगी, उनको कम करना सीखूं। जी, एक जमाना था, हमारी दादी नानी घर में काम किया करती थी, रसोई में काम करती थी और घर संभालती थी, बहुत सारे बच्चे पैदा करती थी। तो उन्हीं लोगों ने ये सिखाना शुरू किया हमें या हमारी मदर्स को कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, आपको पैसे के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, आपको मोहताज नहीं बनना। लड़कियों की एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आप भारत सरकार से पूछे या किसी भी सरकार से पूछे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप कह रहे हैं कि इस सब का कोई पढ़ाओ क्या? सवाल ये है, सवाल सिर्फ ये है कि पढ़ाओ क्या? पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ क्या, बेटा पढ़ाओ? बेटे को नहीं पढ़ाओगे तो बेटी कोई शादी करेगी क्या? ये बताओ मेरे को कि बेटी पढ़ाओ, चलो बेटी को हमने पढ़ा दिया और बेटे को नहीं पढ़ाया, तो क्या वो बेटी अपने से कम पढ़े लिखे से शादी करेगी? फिर अगर वो शादी नहीं करेगी तो फिर तुम उसको पुश करोगे कि तू शादी कर, तू शादी कर, तू शादी कर। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? अगर वो हायर एजुकेटेड फीमेल है और कम एजुकेटेड लड़के से शादी करेगी तो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगी। देख लो, तुम किसी भी घर में देख लो, जहां पर लड़की पढ़ी लिखी ज्यादा है और आदमी कम पढ़ा लिखा है, उस घर में लड़कियां सारी ज्यादा बीमार हैं। तो तुम अगर पढ़ाई लिखा, इफ यू आर स्टडीइंग टू गेट डिजीज, आई मीन इट इज योर चॉइस। लड़कियों को ना पढ़ाएं, ये भी तो कोई सोल्यूशन नहीं है, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। बात तो पढ़ाने और ना पढ़ाने की हो ही नहीं रही। पढ़ाना क्या है? क्वेश्चन तो यह है कि तुम पढ़ना क्या है? तुम्हें यह समझना है कि तुम्हें क्या पढ़ना है। तुम्हें पढ़ना है कि पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन शुड बी मिनिमम फ्रॉम माय साइड। अगर ये पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये पढ़ने में सारी जिंदगी निकल गई। पोल्यूशन कम करना, सेंसेस का पोल्यूशन कम करना is the most difficult task. That is why no one started talking about it.
I think this is probably the first day when I have initiated the dialogue of contribution of the pollution by senses of the human race. जी, तो समस्या यहाँ पे ये रह गई, जो भी एजुकेटेड फीमेल्स हैं, मैंने यूएस की भी फीमेल्स को देखा है, यूरोप में भी देखा है, इंडिया में भी देखा है, एशिया में भी, तीनों ही कॉन्टिनेंट्स में मैंने ये पाया है कि फीमेल की सिचुएशन इज नॉट गुड, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हेल्दी, दे आर नॉट एंजॉइंग देयर लाइफ। हमेशा एक डिससेटिस्फैक्शन और एक सर्च बनी हुई है, लगातार कुछ ढूंढ रही है। तो सोल्यूशन प्रॉब्लम समस्या ये है कि उनकी सिक्स्थ सेंस से निकलने वाला पोल्यूशन ही उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, ऑल सेंसेस, नॉट ओनली सिक्स सेंस, ऑल सेंसेस आर कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन। मेल के पास तो 5 ही है, तो मेल भी तो पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रहा है। नोज कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम पोल्यूशन, maximum pollution is contributed by nose. Even if you have 6 senses, maximum pollution is contributed by nose only. But all these senses are contributing to pollution. जैसे किसी किसी की बॉडी से बैड ऑर्डर, बुरी स्मेल आती है, वो सेंसेस से ही निकलने वाला नेचुरली। और यस, हम आंखें दिखाते हैं तो पॉल्यूशन ही अपना हम दिखा रहे हैं। तो फीमेल का जो शी हैज टू लर्न, जो उसकी एजुकेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया है मिसिंग, वो ये कि हाउ कैन शी इंश्योर दैट शी डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द पोल्यूशन थ्रू हर सेंसेस। No. Here I would say that learn to minimize the pollution contribution by your senses. That is the education which is required to each and every person on planet Earth, not only females, even to males. That the pollution contributed by your senses, my senses, has to be reduced. जी, तो ये एजुकेशन ही हम कहेंगे कि नारी ज्ञान का पहला चैप्टर है या स्टार्टिंग है फीमेल के लिए। नारी ज्ञान इज फॉर फीमेल, नॉट फॉर मेल। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आज ये प्लेज हम सबको लेनी चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, कि हमें अपनी सेंसेस के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन पोल्यूशन में हो रहा है उसको मिनिमाइज करना है। और मैक्सिमम पोल्यूशन तो नोज से ही होता है, लेकिन फीमेल के पास 6 सेंसेस हैं, तो 6 तरीके से वो कंट्रीब्यूट करती है, मेल 5 तरह से, बट वी ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग थोड़ा थोड़ा। उसको थोड़ा ही रखें, मिनिमाइज ही करें, ज्यादा ना हो। और इसके लिए सॉल्यूशन का तरीका क्या है? सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है। डायग्नोज करवाओ पहले कि क्या पोल्यूशन है, अभी कंट्रीब्यूशन की है, ये वैरी करेंगे ये सॉल्यूशंस नेचुरली। ईच कंट्रीब्यूशन ऑफ पोल्यूशन बाय ईच पर्सन इज डिफरेंट। सो द कंट्रीब्यूशन कितना कर रहे हैं वो मेजरमेंट करवाओ, शंख मीटर से हो जाता है। फिर डायग्नोज करवाओ कि किस वजह से कर रहे हो, मतलब कौन सी सेंस रिस्पॉन्सिबल है ज्यादा पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करने के लिए, और वो सिस्टम सीखो, समझो प्रोसीजर्स को, और उनकी प्रैक्टिस करो कि वो पोल्यूशन मिनिमाइज हो जाए, बस। तो कोई जनरलाइज्ड हमारे पास तरीके नहीं है। जैसे हम अभी तक बच्चों को स्कूलों में सिखा रहे थे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे कि प्लास्टिक इधर उधर मत फेंको या पेपर को कम यूज करो टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल ऑन प्लैनेट अर्थ। इसी तरह की कोई जनरलाइज तरीके हम नहीं सिखा सकते टू रिड्यूस द पोल्यूशन। उसका अगर वो सिखा रहे, जो चीज सिखा रहे हो उससे अगर कोई रिजल्ट निकलता होता तो अभी तक का कुछ हो नहीं जाता। प्राइम है कि पहले अपनी सेंसेस का पोल्यूशन को कम करना सीखो। जी, और ये
एक्चुअली सीखा जा सकता है, इट इज एक्चुअली लर्नेबल। Yes, available है, all solutions are available, all diagnostic systems are available, all the pathies are available, all the therapies are available, all entire knowledge is available. Kuchal Ved is the source of knowledge given by Krishna. Much before Mahabharata. जी। तो ये एक नया आज हमने चैप्टर समझा है। हमारी सेंसेस के द्वारा होने वाला पोल्यूशन ये डिस्टर्ब कर रहा है हमारी प्लैनेट को, हमारे यूनिवर्स को, और ये हम सबको मिनिमाइज करना है। इसमें फीमेल की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उनकी 6 सेंसेस हैं, 5 नहीं। और नारी ज्ञान का भी उनके लिए पहला चैप्टर हो जाता है कि वो ये समझे कि उनकी सेंसेस का से निकलने वाला पॉल्यूशन कैसे मिनिमाइज हो। एंड ये एजुकेशन अगर उनकी नहीं रही तो वो कभी भी एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकती, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो वो हो ही नहीं सकती। ये कहना है कुछ नागर भैया दिल्ली वाले का। नेवर एवर। ठीक है, आप ऐसा कहते हैं तो नेचुरली आप नारी ज्ञान एक्सपर्ट हैं। हम ऐसा ही मानने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, मुर्गा ही पहले आया है, दिस इज अ फैक्ट। तो आज के लिए इतना ही, आपसे यूं ही बात करते रहेंगे कुचल वेद और नारी ज्ञान पे, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। आपसे डिस्कशन यूं ही चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, प्रणाम। फीमेल की लाइफ, फीमेल की हेल्थ, फीमेल की मेंटल डिस्टर्बेंसेस, उसकी लाइफ के अलग अलग फेजेस, समस्या तो है। महिलाओं के अधिकारों पर बात होती तो है, लेकिन क्या, ये अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है। इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि महिलाओं को समान अधिकार तो मिलने चाहिए, लेकिन कैसे? महिलाओं की स्थिति तो सुधरनी चाहिए, लेकिन कैसे? इसका आंसर हमें नारी ज्ञान से मिलता है, क्योंकि नारी ज्ञान हमें ये बताता है कि महिलाओं के पास 5 नहीं 6 सेंसेस होती हैं, और ये 6 सेंसेस कुछ ना कुछ पोल्यूशन जनरेट करती हैं। पुरुष की 5 सेंसेस और फीमेल की 6 सेंसेस पोल्यूशन जनरेट करती हैं। उस पोल्यूशन को मिनिमाइज रखना ही होगा। ये कमिटमेंट हमें अपने आप के साथ करना होगा। ये प्लेज हमें आज लेनी होगी। मैंने ये प्लेज ली है, अश्विनी जी ने ये प्लेज ली है। आप भी ये ऐसा प्लेज लें कि मैं अपनी सेंसेस से होने वाले पोल्यूशन को मिनिमाइज करूंगा या करूंगी। फीमेल अगर अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहती है तो शी हैज नो ऑप्शन अदर देन लर्निंग हाउ टू मिनिमाइज हर पोल्यूशन जनरेटेड थ्रू हर सेंसेस। यही मैसेज है आज कृष्णाकर भैया दिल्ली वाले का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, और नारी ज्ञान का यही है पहला चैप्टर। आज के लिए इतना ही।